Hello everyone, welcome in this lecture. Students, today we are going to start a new lesson which is laws of motion. In the previous lecture, we have studied about the motion in a plane. In the previous lecture or the last lecture, we have completed the motion in a plane. जो लास्ट चैप्टर हमारा कंटिन्यू था वो हमने फिनिश कर दिया. उसमें हमने स्टडी किया था मोशन इन ए प्लेन, टू एग्जांपल्स, प्रोजेक्टाइल मोशन एंड सर्कुलर मोशन. तो लास्ट में जो हमारे टॉपिक चल रहे थे वो थे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन के बारे में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये सारी चीज हमने वहां पे डिस्कस की थी. आज हम डिस्कस करेंगे एक न्यू चैप्टर लॉज ऑफ मोशन. मतलब मोशन के बेस, मोशन जो होता है उसके लॉज क्या हैं. बेसिकली आप सबको पता है वो कि न्यूटन्स ने लॉज को प्रपोज किया था. लॉज ऑफ मोशन वाज प्रपोज्ड बाय द न्यूटन. लेकिन उससे पहले भी तो थ्योरी थी कुछ ना कुछ. मतलब कोई वस्तु हमारी मोशन में है या रेस्ट में है तो उसके लिए किस तरीके से हमने एनालिसिस किया उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले अरस्तु थे साइंटिस्ट और उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया था अबाउट द मोशन ऑफ ए बॉडी, कि कोई बॉडी अगर मोशन में तो क्या होना चाहिए, ऐसा कुछ उनका स्टेटमेंट था. अरस्तु ने क्या कहा? अरस्तु ने बताया इफ एनी बॉडी वांट्स टू इन मोशन स्टेट, अगर कोई बॉडी मोशन स्टेट में है तो यदि वो उसी स्टेट को कंटिन्यू रखना चाहती है, मोशन स्टेट को कंटिन्यू रखना चाहती है, रेस्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मोशन में है और मोशन स्टेट में ही रहना चाहती है, यानी वो कंटिन्यू मूव कर रही है और कंटिन्यू मूव करना चाहती है, तो अरस्तु के अकॉर्डिंग उस पर एक फोर्स एक्ट करना चाहिए टू कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ मोशन. इट मीन्स इफ एनी बॉडी is in the motion state and body wants to remain in the same state, then a external force must be act on the body to continue the motion state of the body. ये था अरस्तु की स्टेटमेंट, जो कि एक्चुअली रॉन्ग हुई. जो किसने रॉन्ग की थी वो बताई थी गैलीलियो ने. तो इसे हम कहते हैं फाल्सी ऑफ अरस्तु. अरस्तु की फाल्सी मतलब उनका रॉन्ग स्टेटमेंट क्या था. उन्होंने ये बोला था एनी बॉडी विच इज इन मूविंग स्टेट, मूव कर रही है, कंटिन्यू मूव कर रही है, देन ए फोर्स मस्ट बी एक्ट ऑन द बॉडी टू कंटिन्यू द मोशन ऑफ द स्टेट. उस बॉडी की मोशन स्टेट को कंटिन्यू रखने के लिए उस पर एक फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करना चाहिए, तभी वो बॉडी कैन रिमेन इन द मोशन स्टेट. मोशन स्टेट में रह सकती है, मूविंग कंडीशन में रह सकती है, अदरवाइज वो उस कंडीशन में नहीं रहेगी. कैसे कि जैसे हम देखते हैं सिंपली कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में तो हमने पुश किया तो मूव करने लग जाती है, तो यदि हम उसको कंटिन्यू पुश करते रहते हैं तो मूव करती है. और यदि सिंपली हम उसको एक बार पुश करके रोकते हैं, ऐसे हटा लें अपना फोर्स, तो क्या हो, कुछ चलने के पश्चात, कुछ थोड़ा बहुत मूव करने के बाद वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है. तो यही तो अरस्तु ने कहा जो हम एनालिसिस कर रहे हैं. जैसे हम अभी देखते हैं कि कोई ट्रैक्टर खड़ा है और उसको आप पुश कर दो जरा सा, तो पुश करोगे तो थोड़ा सा पुश करोगे, या कोई साइकिल है, हल्का सा वाहन है और लाइट व्हीकल है, तो उसको पुश किया तो वो मूव करेगा थोड़ी देर, तो लेकिन फिर स्टॉप आ जाएगा क्योंकि उससे फोर्स हटा लिया. यही अरस्तु ने कहा था. लेकिन बेसिकली इट इज रॉन्ग, ये रॉन्ग है. अरस्तु, इसको गैलीलियो ने इसका दिया था कंक्लूजन, ये क्यों रॉन्ग है, व्हाई इट इज रॉन्ग. तो इसे कहते हैं फाल्सी ऑफ अरस्तु. पहले इसको नोट कर लेते हैं क्या फाल्सी ऑफ अरस्तु थी. फाल्सी ऑफ अरस्तु, फाल्सी ऑफ अरस्तु. टू मेंटेन मोशन state of a body, a force, a external force, a body, and external force must act on the body. To maintain the motion state of a body, an external force must act on the body. ये था फाल्सी ऑफ अरस्तु. अरस्तु की ये स्टेटमेंट थी, बेसिकली इसको कहते हैं फाल्सी ऑफ अरस्तु, क्योंकि ये रॉन्ग स्टेटमेंट थी.
अभी हम जानेंगे, अभी तो हमें यही लग रहा है कि सही थी भाई, यही तो होना चाहिए, कैसे फोर्स अप्लाई किया तो मूव करनी चाहिए, और फोर्स हटा लिया तो वो स्टॉप हो जानी चाहिए। ठीक है, कभी आपने थोड़ा सा फ्रिक्शन के बारे में पता किया है कि फ्रिक्शन क्या होता है? पढ़ा होगा छोटी 9th क्लास में, आपको पता होता है फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है। ठीक है, कहाँ लगता है फ्रिक्शन फोर्स? एक्ट करता है दो रबिंग सरफेस के, कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच में। कैसे लगता है, कुछ पता है आपको? बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव करती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में कॉन्टेक्ट सरफेसेस में लगता है। बॉडी जब मूव कर रही है तो कॉन्टेक्ट सरफेस पर उसकी मोशन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, जो मोशन का अपोज करे, अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट करता है जिसे हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स। तो सबको पता है यहाँ रबिंग सरफेसेस हैं, सारे के सारे रफ सरफेसेस हैं, और रफ सरफेसेस हैं फ्रिक्शन अवेलेबल है। तो ये जो अरस्तु ने बात बोली थी, ये केवल फ्रिक्शन वाले, सॉरी, जो फ्रिक्शन वाले सरफेस हैं, रफ सरफेसेस हैं, उनके लिए तो ट्रू है। लेकिन अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस की हम बात करें तो वहां ये रॉन्ग हो जाती है। क्यों? अगर देखो कोई दो स्मूथ सरफेस ले लिया है, ऐसे सपोज करो इस तरह का एक हम बाउल ले लें, ये और एक मार्बल यहां से छोड़ दिया जाए, यहां से, ठीक है, एक मार्बल ये ले लिया, और ये एक बाउल है, इसकी सरफेस जितनी हाइट यहाँ है उतनी हाइट यहाँ पर है। ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है इसकी, यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है। कैसी सरफेस है? फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शनलेस सरफेस, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। और मार्बल को यहां से छोड़ा जाता है तो क्या देखा जाता है कि मार्बल यहां से यहां जाता है, फिर कंटिन्यू ऐसे ऊपर जाता है, यहां तक फिर पहुंच जाता है सेम हाइट तक, फिर यहां से वापस चलना स्टार्ट करता है, और फिर ये यहाँ पर आता है। तो कंटिन्यू ये इस तरीके से ऑसिलेशंस करता रहता है इसके अंदर, ऐसे जाता, पहले यहां से जाता है, यहाँ पहुंचता है, फिर इस तरफ चला जाता है ये, और यहाँ तक जाता है, फिर वापस आता है इस तरफ। यानी फ्रिक्शनलेस सरफेस है और हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे, एक बार क्या कर दिया, इसको ऐसे छोड़ दिया, तो बॉडी क्या कर रही है? कंटिन्यू मूव कर रही है, कंटिन्यू मूव कर रही है इन दी एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रही। लेकिन ये क्या कह रहे थे? टू मेंटेन द मोशन स्टेट ऑफ ए बॉडी एन एक्सटर्नल फोर्स मस्ट एक्ट ऑन द बॉडी, मस्ट एक्ट होना चाहिए उस पर, लगना चाहिए उस पर। लेकिन यहाँ तो कोई फोर्स नहीं लग रहा, मोशन स्टेट में है बॉडी, तो अरस्तु कहीं ना कहीं क्या थे? रॉन्ग थे। तो इफ वी टॉक अबाउट एनी फ्रिक्शनल सरफेस, सॉरी फ्रिक्शनलेस सरफेस, अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस की हम बात करें तो उस पर कोई बॉडी अगर मोशन स्टेट में है तो मोशन स्टेट में रहेगी, और रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी। ये दोनों पर ही एप्लीकेबल चीज है। रफ सरफेस की अगर बात करें, जो रफ सरफेस थी उस पर फ्रिक्शनल फोर्स भी 0 हो जाए, रफ सरफेस रहेगी नहीं बेसिकली जब, तो उसने क्या कहा? गैलीलियो ने क्या कहा? गैलीलियो ने बेसिकली जो लॉ इनर्शिया को डिफाइन किया है। किसको डिफाइन किया है? इनर्शिया को। गैलीलियो ने बताया था, इफ एनी बॉडी is in the rest state then it will continue the rest state, and if any body is in motion state then it will continue the motion state until an external force is not applied on the body. It defines the laws of inertia. गैलीलियो ने सबसे पहले लॉ ऑफ इनर्शिया डिफाइन किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। अरस्तु समझ में आ गया? फाल्सी ऑफ अरस्तु समझ में आया कि नहीं? अरस्तु की फाल्सी क्या थी? फाल्सी ऑफ अरस्तु थी बेसिकली, उन्होंने कहा एक्सटर्नल फोर्स मस्ट रिक्वायर्ड फॉर द कंटिन्यू द मोशन स्टेट, बट जब फ्रिक्शन एब्सेंट हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स एब्सेंट हो जाएगा, तो उसमें जरूरत नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं हो, तो बॉडी वैसे ही कंटिन्यू रहेगी मोशन में, जैसे यहाँ फ्रिक्शन सरफेस हो। ठीक है, तो आपने एक बार पुश कर दिया किसी बॉडी को, तो वो क्या करेगी? कंटिन्यू मूव करती चली जाएगी, वो बॉडी कंटिन्यू मूव करेगी, वो स्टॉप ही नहीं होगी। कब स्टॉप होगी? वो जब आगे से जाकर कोई फोर्स उसको मिलेगा तब जाकर के स्टॉप होगी, उससे पहले वो स्टॉप नहीं हो सकती। आपने जैसे आपको आपके घर से धक्का मार दिया, जाओ बेटे स्कूल जाओ, ठीक है, यहाँ से छोड़े स्कूल जाओ, तो अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो स्कूल जाओ, मतलब अगर डायरेक्शन स्ट्रेट है, आप इसी डायरेक्शन में स्कूल है, तब तो आपको धक्का देते सीधा आप स्कूल जाकर टकराओगे। ठीक है, फ्रिक्शनलेस सरफेस तो मजे आगे ऐसा नहीं है, जब आपको किसी ने धक्का दिया फ्रिक्शनलेस सरफेस होगा तो आप सामने जाकर टकरा जाओगे, कोई भी आ रहा हो, कुछ भी चीज हो, एक्सीडेंट भी हो जाएगा आपका। तो फ्रिक्शन हमारा इविल्स भी है, अच्छाइयां भी है, और उसके अंदर बुराइयां भी है। फ्रिक्शन ना होने के और होने की दोनों ही चीज है। ठीक है, तो अब ये समझ में आ गया होगा फाल्सी ऑफ अरस्तु क्या थी। अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ
inertia. लॉ ऑफ इनर्शिया में अकॉर्डिंग टू गैलीलियो ने इसको डिफाइन किया था इनर्शिया को. अकॉर्डिंग टू गैलीलियो सॉरी स्पेल चेक करना एक बार. अकॉर्डिंग टू गैलीलियो, any body continue its state until an external force is not applied. If any body is in the motion state, then it will continue the state of motion, and if any body is in rest state, then it will remain in the rest state until an external force is not applied. ठीक है. Any body continue its state. कोई भी बॉडी जो है उसी स्टेट को क्या करती है, कंटिन्यू करती है until an external force is not applied. Any body always continues its state until an external force is not applied. Any body always continue its state until an external force is not applied. If body is in motion state, then it will continue state of motion until an external force is not applied. Okay. And if body is in rest state, then the body will continue the same state of rest until an external force is not applied. जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा तब तक वो उस रेस्ट स्टेट में ही रहेगी. If body is in rest state, then it will continue same state समझ गए ना, रेस्ट स्टेट सेम स्टेट until an external force is not applied. ठीक है. तो ये बेसिकली गैलीलियो ने इन्फॉर्म किया अबाउट द इनर्शिया. गैलीलियो डिफाइन करते हैं इनर्शिया को, और फाल्सी ऑफ अरस्तु को भी इन्होंने ही बताया था गैलीलियो. सो बेसिकली इनर्शिया आर ऑफ 3 टाइप्स: रेस्ट इनर्शिया, inertia of motion and inertia of direction. Rest inertia क्या होता है? Inertia of rest क्या है? Inertia of rest है, if any body is in rest state, then it will continue into rest, or it always remains in the rest state until an external force is not applied. दूसरा inertia of motion, वही सेम मोशन में मोशन में रहेगी, फोर्स नहीं लगेगा. inertia of डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब क्या है? सेम डायरेक्शन में वो क्या करती रहेगी, मूव करती रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा. इसके एग्जांपल्स हैं, हम बात करेंगे अभी. जो न्यूटन्स के लॉस है उसमें हम बात कर लेंगे. ठीक है. तो यहाँ आपने डिफाइन कर लिया इनर्शिया को. हमने 3 चीज समझी है पहले. एक तो फाल्सी ऑफ अरस्तु समझ ली, गैलीलियो की स्टेटमेंट्स को समझा. फाल्सी ऑफ अरस्तु क्या है, गैलीलियो ने क्या कहा, लॉज ऑफ इनर्शिया डिफाइन किया. लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है, एनी बॉडी इन द रेस्ट स्टेट और मोशन ऑफ स्टेट, then it will continue the same state until an external force is not applied. तो 3 टाइप के होते हैं इनर्शिया: इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन.
मोशन जिस मोशन में है, जिस मूव कर रही जिसमें है तो मूव में ही रहेगी, मोशन में ही रहेगी। रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, जिस डायरेक्शन मूव कर रही उसी डायरेक्शन मूव करेगी, डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी until an external force is not applied. Okay students, now we learn the first law of Newton's first law of motion. Okay students, so let's see Newton's first law of motion. What states Newton's first law of motion? क्या कहता है Newton's first law of motion? Simply it defines law of inertia. ये inertia को डिफाइन करता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो अभी आपने पढ़ा था उसी को। क्या कहता है? Any body always continue its state until an external force is not applied. कोई भी बॉडी जिस स्टेट में है, whatever its state, it will remain in the same state until an external force is not applied. उस पर जब तक कोई external force अप्लाई नहीं किया जाता है तब तक बॉडी उसी स्टेट में रहती है जिस स्टेट में कोई बॉडी पहले थी। Any body always wants to continue its state until an external force is not applied. जब तक उस बॉडी पर कोई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा, then body will continue the same state. Every body always continue the same state until an external force is not applied. जब तक कि उस पर कोई external force not applied, कोई external force अप्लाई नहीं किया जाता है, तब तक वो उसी में कंटिन्यू रहती है। क्लियर? तो कोई बॉडी कब तक, जैसे अगर मोशन मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी। कब तक करती रहेगी मूव? कि जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगा। जैसे कोई एग्जांपल, जैसे बस में बस चल रही है और आप सीट पर बैठे हो, ठीक है? तो अगर जो ड्राइवर है वो अचानक सडनली ब्रेक अप्लाई कर देता है, सडनली जब ब्रेक अप्लाई करता है तो आपका जो हेड है वो सामने वाली जो सीट है उसमें जाकर के टकरा जाता है। क्यों? क्योंकि आप मूविंग कंडीशन में थे, मोशन में थे, तो आप मोशन में ही रहना चाहते हो। उसने क्या कहते अचानक से रोक दिया गाड़ी को, तो आप उसमें जाकर के स्ट्राइक कर टकरा जाते हो, आपका हेड से स्ट्राइक कर जाता है। अगर आप किसी रेस्ट बस में बैठे हो अचानक से और वो ड्राइवर अचानक से एक साथ चलाने लग जाता है तो आप एकाएक पीछे जाते हो, ठीक है? या आपने देखा हो बाइक पर बैठे हो और कोई बाइक से राइडर उसको अचानक से एक साथ तेज स्पीड कर दे तो भी आप पीछे की ओर हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आप उस समय उसी कंडीशन में थे, उसी में रहना चाहते हो, उसका आप अपोज करोगे। एवरी बॉडी ऑलवेज अपोज द चेंज ऑफ इट्स मोशन, चेंज ऑफ इट्स स्टेट, इसके अपनी स्टेट के चेंज करने का अपोज करती है। तो ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता है everybody always wants to the same state until an external force is not applied. Or you can also say everybody always opposes the change of its state. प्रत्येक बॉडी जो है वो अपने स्टेट की चेंज होने का क्या करती है? अपोज करती है। सो इट इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। डिफाइन करते हैं। एवरीबॉडी always wants to remain in the same state until an external force is not applied. Everybody always wants to remain in the same state until an external force is not applied. कोई भी बॉडी हमेशा उसमें ही स्टेट में ही रहेगी जिस स्टेट में थी। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में तो मोशन में रहेगी, जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में मूव करेगी जब तक कि उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा। और आप यू कैन से और everybody always oppose the change of its state. हमेशा अपनी स्टेट के चेंज होने का क्या करती है? अपोज। यही तो है इनर्शिया। एवरीबॉडी ऑलवेज क्या करती है? अपोज करती है किसका? स्टेट के चेंज होने का। बात क्लियर हुई? तो फर्स्ट लॉ आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट क्या है।
Basically, first law of Newton's defines the qualitative definition of force. फोर्स के बारे में बता रहा है कि फोर्स क्या है। जब भी तो देखो स्टेट चेंज हो रही है, किससे? फोर्स से चेंज हो रही है। तो मतलब फोर्स कोई ऐसी चीज है जो उसकी स्टेट को चेंज कर सकता है, रेस्ट में भी ला सकता है, उसको मोशन में भी ला सकता है, उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। मतलब क्वालिटेटिव डेफिनेशन कौन दे रहा है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। सो द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, Newton's first law gives qualitative definition of force। क्वालिटेटिव डेफिनेशन कौन देता है? न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ देता है। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ वी विल लर्न न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, बेसिकली इट डिफाइंस द क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स। क्वांटिटेटिव डेफिनेशन देता है किसकी? फोर्स की। नाउ फोर्स की डेफिनेशन देता है ये कौन? न्यूटन सेकंड लॉ। इसे न्यूटन सेकंड लॉ को समझने से पहले हम यहाँ बात करेंगे मोमेंटम की। किसकी बात करेंगे? मोमेंटम की। सो पहले लिख दो न्यूटन सेकंड लॉ। Newton's second law of motion gives quantitative definition of force। Basically, it defines the force। जो quantitative definition F equal to ma यहीं से मिलेगा आपको। किससे? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अभी मैंने कुछ बताया नहीं, बस इतनी सी बात आई कि ये क्वांटिटेटिव डेफिनेशन फोर्स की जो है वो यही फोर्स से इसी लॉ से निकल के आती है, न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। अब बात करेंगे सबसे पहले हम इसमें मोमेंटम की। किसकी? मोमेंटम। व्हाट इज द मोमेंटम? मोमेंटम इज डिफाइंड एंड momentum of any body is defined as the product of mass and velocity is known as the momentum of the body। So momentum of any body is defined as the product of mass and velocity। So product of mass and velocity of any body is known as the momentum of the body। Momentum product of mass and velocity, product of mass and velocity of any body is defined, or you can say momentum is defined as the product of mass and velocity of the body। ऐसे थोड़ा सीख रहे ठीक रहेगा, ये चेंज कर देते हैं। momentum of any body is defined as the product of mass and velocity of body। It is denoted by P, so P equal to m into V। यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होगी? मास यूनिट पता है आपको किलोग्राम, वेलोसिटी यूनिट पता है मीटर पर सेकंड। सो यूनिट इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड। किसकी यूनिट है ये? मोमेंटम। मोमेंटम ऑफ एनी बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एनी बॉडी। सो यूनिट इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड। मोमेंटम समझ में आ गया आपको मोमेंटम क्या होता है? तो मोमेंटम ये है। अब हम बात करें न्यूटन के सेकंड लॉ की। न्यूटन सेकंड लॉ कहता क्या? बेसिकली न्यूटन सेकंड लॉ कहता है
external force applied on any body is directly proportional to the change in its momentum. External force applied on any body, external force applied on any body is directly proportional to the rate of change of linear momentum. Rate of change of linear momentum की directly proportional होता है कौन? Applied force. So note down the Newton's second law. क्या कह रहा है ये? Applied external force on any body is directly proportional to the rate of change of linear momentum. Applied external force on any body is directly proportional to the rate of change of linear momentum. ये कहता है second law of Newton's second law of motion. That is F proportional to delta P over delta T. Proportionally साइन आएगी constant आ जाएगा, proportionally constant delta P over delta T. If K equal to 0, then F equal to delta P over delta T. It is the second law of motion which defines the basically force. If delta T tends to 0 हो, then F equal to क्या होगा? लिमिट लग जाएगी यहाँ से delta T tends to 0, delta P over delta T, and it becomes, how can we write it? It becomes instantaneous, so F equal to dP by dt, right? ये हो गया यहाँ से फोर्स, यहाँ से तो फोर्स है। अब ये फोर्स का जो फॉर्मूला है आप जो पढ़ते हैं F इक्वल टू ma, वो कैसे आया देखें। आपको पता था P क्या है? P इक्वल टू क्या है? mv. If we place the value of P in this equation, I'm placing value of P in above equation, then F equal to d by dt mv. m तो कॉमन ले लो बाहर, इसमें से v रह जाएगा तो dv by dt बन जाएगा। वो dv by dt क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। किसकी इक्वल होती है वो? नहीं पता? पता रखो क्या हुआ। ये m तो कांस्टेंट टर्म है तो इसका डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता, तो इसको बाहर ले आओ। क्या हो जाएगा? F इक्वल टू m तो बाहर ले लिया और ये रहेगा dv by dt, और dv by dt क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या हो गया? दैट इज एक्सीलरेशन। मतलब dv by dt किसके इक्वल आ गया? a की। तो यहां से F क्या हो गया? F इक्वल हो गया m इंटू a। आ गया ना फोर्स का फॉर्मूला? किससे आया निकल के? न्यूटन्स के सेकंड लॉ से। तो अब हमने यहां डिफाइन कर लिया न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन की क्या स्टेटमेंट है, क्या वो कहना चाहता है, वो सारी चीज हमने न्यूटन्स सेकंड लॉ से लर्न की। अब हम एक क्वेश्चन से थ्रू समझेंगे यहाँ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से कैसे इसमें क्वेश्चन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। ए बॉडी ऑफ मास 10 kg is moving with 100 meter per second. After 10 seconds, its velocity becomes 1000 या 500 कर लो, 500 meter per second. Find out number 1, change in linear momentum. Second, applied force. ये निकालते हैं।
चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या होगा और अप्लाइड फोर्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इधर से हटा दे रहे हैं यहां से। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, देखो जरा। मास दे रखा है, पहले नोट करो वैल्यूज क्या गिवन है। एम दे रखा है आपको 10 kg, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 100 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी दे रखी है आपको 500 मीटर पर सेकेंड। क्या क्या पूछा है, डेल्टा पी पूछा है उसने और एफ पूछा है आपसे। दो चीज पूछी है, एक तो डेल्टा पी चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या और फोर्स की वैल्यू क्या है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हैं आसानी से। P1 इक्वल टू क्या होगा mv1, तो P1 निकल के आ गया, m कितना है 10, v1 कितना है 100, तो P1 निकल के आ गया यहाँ से कितना 1000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली P2 निकाल सकते हैं 10 इंटू v2 500, तो कितना आ गया ये 5000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। नाउ डेल्टा P की वैल्यू क्या होगी P2 माइनस P1, so delta P equal to how much 5000 minus 1000, so it becomes 4000 kilogram meter per second। delta P की वैल्यू आ गई, change in linear momentum आ गया। now what is the value of the force, how can we determine, you know F equal to delta P over delta T। और डेल्टा T कितना दे रखा है 10 सेकंड गिवन है, तो F equal to delta P how much 4000 divided by 10, zero cancel out हुआ तो 400 न्यूटन। इट इज द वैल्यू ऑफ अप्लाइड फोर्स। इस तरीके से हम अप्लाइड फोर्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो अब आपने क्या क्या लर्न कर लिया, फाल्सियो फरस्तु, गैलीलियो स्टेटमेंट, दैट इज द लॉ ऑफ इनर्शिया लर्न किया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड न्यूटन्स सेकंड लॉ। नाउ वी लेट्स टॉक अबाउट द न्यूटन्स थर्ड लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड द इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्या होती है इक्विलिब्रियम, व्हाट इज द इंपल्स। थर्ड क्वेश्चन अभी डिफाइन करेंगे, पहले ये टर्म डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज द इंपल्स ऑफ एनी बॉडी। इंपल्स किस ड्यूरेशन में, कब हमारी मतलब काम में आता है, क्या चीज है ये इंपल्स। देखिए, कभी कोई फोर्स अगर बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन टाइम इंटरवल के लिए अप्लाई होती है, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अप्लाई है, तो वहां हम इंपल्स काउंट करते हैं, कितना इंपल्स किसी ने अप्लाई किया। जैसे कोई अगर बैट्समैन है और वो बॉल को स्ट्राइक करता है, तो उस समय इंपल्स की बात की जाती है कि उसने, बैट्समैन ने कितना फोर्स उसको अप्लाई किया था 2 सेकंड्स में, 1 मिली सेकंड में, कितने टाइम दे रखा है। बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अगर फोर्स कहीं किसी बॉडी पे अप्लाई होता है, तो वहां हम बात करते हैं किसकी, इंपल्स की, वहां डायरेक्टली फोर्स की बात नहीं करते हैं। तो व्हाट इज द इंपल्स। Impulse is defined as the impulse of any body is defined as impulse of any body is defined as the product of applied force and time। Impulse of any body is defined as the product of applied force and time is known as the impulse। So as you know, it is impulse is denoted by I, and I equal to क्या हो जाएगा F into dt। Suppose dt is the time interval, small time है इसलिए dt लिखा है हमने। And as we know, from Newton's second law of motion, F equal to dp by dt। Clear? So from here F into dt equal to क्या हो गया dp। So impulse can also be defined as the change in linear momentum। So impulse के लिए एक फॉर्मूला हमें और ऑब्टेन हो गया, I equal to, ये तो था ही F into dt, और ये किसकी इक्वल आ गया dp, change in linear momentum, it is the impulse। अगर कहीं बात की जाए
10 Newton force is applied on any body for 10 seconds. Then calculate impulse of body. Calculate impulse of the body. So I equal to 10, फोर्स 10 है, 10 सेकेंड के लिए, तो 10 into 10, I equal to आ गया 100. Now the unit, फोर्स यूनिट क्या है? न्यूटन, और टाइम क्या है? सेकेंड. तो न्यूटन सेकेंड. It is the answer. So what is the impulse? अगर आपसे कहीं पूछा जाता है, impulse basically the product of force into the time. Time और force का multiplication product को हम क्या कहते हैं? Impulse. Now let's talk about the Newton's third law of motion. Newton's का third law of motion क्या कहता है? According to Newton's third law of motion, every action always have a reaction of equal magnitude in its opposite direction. Every action have इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन रिएक्शन. कभी कोई एक्शन हो रहा है तो ऑलवेज उस पर रिएक्ट करती है अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड की रिएक्शन. एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म भी कहते हैं इसको, एक्शन रिएक्शन लॉ ऑफ न्यूटन्स. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. और ये बताता है, इंडिकेट करता है कि कभी भी फोर्स सिंगल नहीं होगा, इट इज ऑलवेज फॉर्म इन फॉर्म ऑफ ग्रुप. ठीक है, टुगेदर टू फॉर्म्स में, मतलब एक बॉडी अप्लाई कर रही होगी, दूसरी बॉडी भी फोर्स अप्लाई करेगी, तब तो फोर्स है वहां एग्जिस्ट करेगा. नहीं पेयर फॉर्म में होगा, अगर पेयर फॉर्म में नहीं है तो फोर्स नहीं रहेगा कहीं पे भी. सो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. एवरी एक्शन हैव अपोजिट रिएक्शन. एवरी एक्शन हैव अपोजिट रिएक्शन ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड. Every action have reaction. Every action have reaction कह सकते हो, have reaction of equal magnitude in opposite direction. ऐसे कह दो, have reaction of equal magnitude in opposite direction. Or you can say always a reaction acts on any action in the opposite direction of equal magnitude on any body. Always when a force is applied on a body, जब किसी बॉडी फोर्स अप्लाई किया जाता है तो बॉडी इज ऑलवेज अप्लाई द फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इन द अपोजिट डायरेक्शन. जब किसी बॉडी पर आप फोर्स अप्लाई करते हो तो वो बॉडी भी आप पर उतना ही मैग्नीट्यूड का, सेम मैग्नीट्यूड का और अपोजिट डायरेक्शन फोर्स अप्लाई करती है, तभी वहां इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन होती है, नहीं तो नहीं. जैसे टिट फॉर टैट, आपने किसी को सिलेक्ट किया तो वो भी तो आपको सिलेक्ट करेगा, आपने क्यों मार दिया उसको, ठीक है ना. तो टिट फॉर टैट वाला ये रूल है. एक्शन रिएक्शन पेयर, मतलब जब भी एक्शन होगा, कहीं आपने फोर्स अप्लाई किया है तो वो भी वहां से फोर्स अप्लाई करेगा आपके ऊपर. ऐसा नहीं कि आपने उसको प्रेस कर दिया तो वो दूसरा आपको प्रेस नहीं करेगा, डेफिनेटली प्रेस करेगा, वो किसी वे में कर सकता है, ठीक है ना. तो क्लियर समझ में आया आपको? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? एवरी एक्शन हैव रिएक्शन ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इन अपोजिट डायरेक्शन. प्रत्येक एक्शन जहां भी होता है एग्जिस्ट इन दी अपोजिट डायरेक्शन. एक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में अगेंस्ट उसके इक्वल मैग्नीट्यूड की एक रिएक्शन ऑलवेज एक्ट करती है. क्लियर? सो दिस इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. और ये क्या कहता है? दैट इज the force always exists in pair form.
किस में पाए जाते हैं? द फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर फॉर्म। ऐसा नहीं कि एक सिंगल फोर्स कभी एग्जिस्ट नहीं करता। इट मीन्स सिंगल फोर्स डू नॉट एग्जिस्ट इन द नेचर। सिंगल फोर्स नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है। मीन्स इट मीन्स सिंगल फोर्स डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। नेचर में कभी सिंगल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे ये कोई बॉडी है, सपोज दिस इज अ बॉडी ऑफ मास m, देन इसका जो वेट है डाउनवर्ड एक्ट करेगा, मास mg, सॉरी वेट इसका mg डाउनवर्ड एक्ट करेगा। तो ये जो अर्थ की सरफेस है ये वाली, ये भी क्या करेगी, उसको ये अपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन अप्लाई करेगी और इस रिएक्शन की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी mg, तब ये इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगा। तो इक्विलिब्रियम स्टेट में कब रहता है, जब उस पर कोई एक्शन लगेगी तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड की क्या रहती है, रिएक्शन अप्लाई होती है। क्लियर? तो एक्शन रिएक्शन पेयर होता है, हमेशा एक्शन होगी तो वहां रिएक्शन भी होगी। एक्शन रिएक्शन पेयर है, पेयर फॉर्म में ही फोर्स एग्जिस्ट करता है। सिंगल फोर्स कहीं एग्जिस्ट नहीं करता अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। जब भी जैसे गन से कोई बुलेट फायर करते हैं, तो जैसे ही बुलेट आगे जाती है तो वो जो बुलेट है वो भी तो क्या करती है, पीछे हटती है। तो जैसे एक्शन हुई आगे की तरफ तभी तो बुलेट आई पीछे की ओर। तो ये क्या है, न्यूटन्स के थर्ड लॉ के एग्जांपल्स से एक्शन रिएक्शन पेयर के। नाउ वी डिस्कस अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। प्रिंसिपल ऑफ conservation of linear momentum। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्या प्रिंसिपल है उसका कंजर्वेशन का लीनियर मोमेंटम का? इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स the linear momentum of any body is always remains constant। in the absence of applied external force, अप्लाइड फोर्स की एब्सेंस में किसी बॉडी का लीनियर मोमेंटम ऑलवेज क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इन द एब्सेंस ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, इन द एब्सेंस ऑफ अप्लाइड external force, or you can say in the absence of force, in the absence of external force, linear momentum of any body always remains constant। in the absence of external force, linear momentum of any body always remains constant। क्या रहता है, हमेशा linear momentum constant रहता है, that is P equal to constant। P equal to constant। इसको प्रूफ करते हैं, इसका प्रूफ देखिए। let's a body let's a body of mass m is moving with velocity v1 and after dt time its velocity becomes v2। its velocity क्या हो जाती है, v2 हो जाती है। तो लीनियर मोमेंटम की बात करें, इनिशियल लीनियर मोमेंटम एंड
फाइनल मोमेंटम, इनिशियल linear momentum of body P1 इक्वल टू क्या होगा mv1, फाइनल लीनियर मोमेंटम P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा mv2। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, चेंज इन लीनियर मोमेंटम डेल्टा P इक्वल टू P2 माइनस P1। P2 की वैल्यू ये रही, P1 की ये रही यहाँ पे, सो डेल्टा P इक्वल टू mv2 माइनस mv1, m कॉमन ले लो, v2 माइनस v1। ठीक है, ये आ गया, नहीं तो ऐसे हम दो ऊपर वाले को ऐसे हम दो, फ्रॉम द न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, F इक्वल टू dp बाई dt। सो आप ऐसे लिख सकते हो, dp न लिख करके डेल्टा p ओवर डेल्टा t। क्लियर, डेल्टा p वैल्यू ये रही, सो F इक्वल टू क्या हो जाएगा mv2 माइनस mv1 ओवर डेल्टा t। क्लियर, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ principle of conservation of linear momentum, from the definition of conservation of linear momentum, from definition of principle of conservation of linear momentum क्या कहता है, एक F इक्वल टू 0, फोर्स क्या रहे 0, यहां से हटा रहे हैं, यहां से इसको नोट कर लिया होगा आपने। दैट इज F इक्वल टू 0, सो 0 इक्वल टू क्या हो गया mv2 माइनस mv1 ओवर डेल्टा t। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से क्या मिलेगा mv2 माइनस mv1 इक्वल टू 0। सो mv2 या mv1 इक्वल टू क्या हो गया mv2, दैट इज p1 इक्वल टू p2, मतलब p क्या है कांस्टेंट, दैट इज p इक्वल टू क्या हो गया कांस्टेंट। ये तो हमें प्रूफ करना था, मोमेंटम क्या हो गया कांस्टेंट, यही प्रूफ करना था। समझ में आया आपको किस तरीके से प्रूफ किया। यहाँ पे ध्यान दें कि मैंने फोर्स की वैल्यू 0 क्यों रखी है, क्योंकि न्यूटन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम जब ये कह रहा है ना, वो इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स बोला था, तो फोर्स हटा दिया, फोर्स की वैल्यू क्या कर दी 0 कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे डेल्टा t 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये बेसिकली क्या आएगी, टर्म ये ऐसे आएगी, देखो ये आएगी 0 इक्वल टू mv2 माइनस mv1, ऐसे v1 को इधर भेज दो, mv1 तो mv1 इक्वल टू हो गया mv2। क्लियर, तो इस तरीके से हमने लर्न कर लिया प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है। लेकिन ये रहता कब है एप्लीकेबल, जब ही रहता है जब फोर्स की वैल्यू, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू क्या हो 0। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द इक्विलिब्रियम कंडीशन। व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन, कोई बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में कब रहती है, इक्विलिब्रियम स्टेट में कब रहती है, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम जब रहती है when the sum of vector sum of all applied force which are acting on the body is 0. So vector sum of all applied forces is always 0, then body always remains into the equilibrium state. So state of equilibrium क्या है, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। देखो यहां तो समझ में आ गया होगा आपको, मैंने क्या क्या लर्न कराया आपको, अरिस्टो के फॉल से पहले गैलीलियो लर्न किए, फिर हमने देन हम आपके न्यूटन्स लॉज पर आए, उसमें सारा डिस्कशन करने के बाद अभी हम लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं आज का, इक्विलिब्रियम स्टेट, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। एवरीबॉडी ऑलवेज रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम इफ द force acting, if the sum of the vector sum of all forces which are acting on the body is 0. A body
always remains in equilibrium if vector sum of all forces acting on the body, all forces acting on body is zero। कोई बॉडी इक्विलिब्रियम स्टेट में जब ही होगी जब उस पर अप्लाइड जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उन सबका वेक्टर सम क्या होना चाहिए, जीरो हो, तब तो बॉडी इक्विलिब्रियम स्टेट में होगी, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम कही जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। जैसे सपोज करो क्वेश्चन समझ लेते हैं, लाइक दिस वन, 10 kg की कोई बॉडी है और यहां से उस पर 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया जाता है। यहां से F(x) उसे कहता है इफ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट देन फाइंड आउट Fx की वैल्यू निकालो। सो वी नो फॉर द इक्विलिब्रियम स्टेट देखो क्या होगा, इसका एफबीडी को प्लॉट कर लो। एफबीडी कैसे करते हैं, देखो सारे फोर्सेस को, mg तो इधर आ जाएगा, mg इस तरफ और एक रिएक्शन इधर लगेगी इस पर, और इधर से Fx अप्लाई किया है सॉल्यूशन ने, और इधर से लगाया हुआ है कितना, 100 न्यूटन। तो पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो फोर्स है उनको इक्वेट कर लो, वर्टिकल से तो क्या मिलेगा r, लेकिन पूछा क्या उसने Fx, तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो। फॉर इक्विलिब्रियम स्टेट sum of should be 0 and sum of Fy should be 0। so देखो ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो प्लस का 100 माइनस Fx should be 0 होना चाहिए, तो Fx क्या आ गया यहाँ से 100। ठीक है, अगर R पूछा जाता तो उसके अकॉर्डिंग R तो क्वाड है, mg नीचे है, तो R की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 0, R इक्वल टू mg। ये रिएक्शन निकल के आ जाता है इन इक्विलिब्रियम स्टेट। तो इस तरीके से हम इक्विलिब्रियम स्टेट का एफबीडी प्लॉट करते हैं, और इससे एफबीडी होता है फ्री बॉडी डायग्राम, एफबीडी बोलते हैं। मतलब क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम। क्लियर, तो क्लैरिफाई हो गया यहाँ से एफबीडी क्या है, ये है यहाँ से जो बता रहा है हमें इस तरीके से। ओके, तो स्टूडेंट आज यहीं तक